जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री चल रही है, ज्योग्राफी चल रही है। आज हिस्ट्री का 7th चैप्टर है, क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री का। आप नए हैं तो चैनल पर जाकर एनसीईआरटी जो कि हिस्ट्री तो चल ही रही है, जियोग्राफी की 6th क्लास कंप्लीट हो गई है, 7th क्लास स्टार्ट हो गई है। PYQ रात को 10 बजे होते हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। सभी लिंक और प्लेलिस्ट सब डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में भी पिन है, आप जाकर लाभ उठा सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप लाभ उठा सकते हैं। चलते हैं चैप्टर पे। आज हमें अशोक का पढ़ना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी में। आप यूपीएससी का PYQ देखेंगे तो कितनी बार क्वेश्चन आया है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अशोक एक अनोखा सम्राट है जिसने युद्ध का त्याग किया, लेकिन युद्ध का त्याग बाद को किया, उससे पहले बहुत कुछ काम किया। चलिए पढ़ते हैं। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। आप अगर पढ़ रहे हैं तो अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए, पेन ओपन करिए और हमारी तरह जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे आप पढ़ना शुरू करिए। जो मैं हाईलाइट करूँगा उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, हाईलाइट कर लें, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बता देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो आप उसको नोट कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था, बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, जिससे पिछले की क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं। मगध, वज्जी, कौशल, सब कुछ पढ़ के आए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहले वहाँ से शुरुआत कीजिए, फर्स्ट वीडियो से, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा, जो मैंने बोला, इससे पहले पढ़ के आइए वरना मजा नहीं आएगा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। तो सिंपल सी बात है, पहले जन थे, हम पिछले पढ़ के आए हैं, फिर जनपद बने, फिर महाजनपद बने, अब पूरा साम्राज्य बन गया अशोक के समय। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये अर्थ का कोई महत्व नहीं रखती, यानी इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये राजनीति से जुड़ी हुई किताब है। हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, लेकिन ये इकोनॉमी की ना होकर पॉलिटी की बुक है, राजनीति की बुक है। राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, कैसे शासन चलाना चाहिए, जनता कैसी होनी चाहिए, इन्होंने 7 चीज़ों को बताया है। राजन, मंत्री, कोष, दुर्ग, वो सब भी पढ़ेंगे। वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें हम वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, एक चंद्रगुप्त मौर्य, एक बिंदुसार और एक अशोका। ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजा हैं। हम 11th क्लास 12th क्लास में इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज हमें अशोक के बारे में पढ़ना है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया। हमने कल भी देखा था, आज भी देख सकते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
अभी हम PYQ लगा रहे हैं तो आपने उसमें देखा होगा एक क्वेश्चन था जिसमें था धौली, जौगड़, कलसी और एरागुडी। ये पूछे गए थे, एक तरफ ये दे दिए गए तो दूसरी तरफ राज्यों के नाम दे दिए गए। तो उसमें 2 तो सही थे, बाकी 2 गलत थे। ठीक है, तो यहाँ से PYQ आ चुका है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदु से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, उज्जैन, तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। पिछली बार हम पिछले क्लास में चार्ट भी बनवाए थे कि किस साम्राज्य की क्या राजधानी है, किस जनपद की क्या राजधानी है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला यहाँ पर है। तो ये आप बुक में देख रहे होंगे तो साफ दिख रहा होगा उसमें। यहाँ थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा, मैं बोल दूंगा, आप उसमें अंडरलाइन अपना हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार रहा करते थे। यानी 2 इम्पोर्टेंट बताया गया है। एक बताया गया है इम्पोर्टेंट, ये तक्षशिला, और दूसरा बताया गया है यहाँ पर उज्जैन। ये तक्षशिला, अगर इधर से हमें इधर जाना है तो तक्षशिला रास्ते में पड़ता था, और इधर से इधर जाना है तो उज्जैन रास्ते में पड़ता था। ये बताया गया। इसे उत्तरापथ और दक्षिणापथ भी कहा जाता है। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान पशुपालक के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का ये एरिया बहुत ज़्यादा वन है यहाँ पर। और वन से याद है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आई हुई है, उसको मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर उसका भी लाभ उठा सकते हैं। 2 साल तक ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, तो नोट्स बनाकर रखिए। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण, जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग के पोशाक भी पहनते थे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदु से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों का नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य साम्राज्य से बाहर थे? तो अगर हम बात करें तो ये लंपक और कंधार, ये अफ़गानिस्तान का मामला हो गया। मनसहरा, शहबाजगढ़ी, ये पाकिस्तान का हो गया। ये गिरनार अभिलेख भी मिला है, ये अपना गुजरात हो गया। सोपारा, ये भी महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र का। बाकी एर्रागुड्डी, ये आंध्र प्रदेश का। मस्की, कर्नाटक का। ठीक है, और इधर कौशाम्बी, सारनाथ, गुज्जर, ये 2 इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, एक टोपरा और एक मेरठ। मैं नाम लिख दूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरठ, एक है टोपरा। इसे दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा नाम दिया जाता है। क्या? मेरठ दिल्ली और टोपरा दिल्ली। क्यों? क्योंकि ये मेनली मेरठ और टोपरा में अशोक ने बनवाए थे। बात को एक शासक हुआ मिडाइवल हिस्ट्री में, उसने ये मेरठ का शिलालेख और टोपरा का शिलालेख दोनों दिल्ली मंगवा लिए, तभी इसे मेरठ दिल्ली और टोपरा दिल्ली कहा जाने लगा अभिलेख को। ठीक है, शिलालेख मेरठ में और टोपरा में अशोक ने बनवाए थे। लेकिन एक शासक हुआ है जो हम मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसने क्या किया, दिल्ली उन दोनों को मंगवा लिया। तो इसका नाम हम मेरठ दिल्ली और टोपरा दिल्ली, दिल्ली मेरठ दिल्ली टोपरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ऐसे यहाँ तो 3 है, लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ लिखा नहीं है, लेकिन लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़। और एक है रमपुरवा, एक है लुम्बिनी, ये सब बिहार में है। ठीक है, तो लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, रमपुरवा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बिहार में है। अब चलते हैं आगे, आपने नोट कर लिया होगा।
राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? तो राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न, जैसे आज हम देखते हैं राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, महाराष्ट्र राज्य, गुजरात राज्य, साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। अब इनका प्रशासन कैसे चलता था, ये ऊपर मैप जो देखा हमने बहुत महत्वपूर्ण है, पीवाईक्यू आ चुका है। साम्राज्य का प्रशासन देख लेते हैं। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो पाटलिपुत्र या उसके आसपास सम्राट सीधा नियंत्रण करता था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव शहर के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, यानी कर इकट्ठा किया जाता था, ये ध्यान रखना है। राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी, उनको सजा देते थे। जो लोग राजा के आदेश का उल्लंघन करेंगे, अधिकारी उनका सजा देंगे। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था, तो वेतन दिए जाते थे, यह ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है सीधे। संदेश वाहक क्या था? संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। संदेश वाहक इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से नियंत्रण रखता था। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, वो महत्वपूर्ण है, आप भी हाईलाइट कर रहे हो। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र प्रांत थे, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। यानी पूरा भारत इतना बड़ा था, ठीक है। इधर कहीं पाटलिपुत्र से हर जगह तो शासन हो नहीं सकता था, तो यहाँ उज्जैन को एक छोटा सा स्टैंड बना दिया कि यहाँ से इधर वाली जगहों पर शासन होगा। एक यहाँ तक्षशिला था, तो उसको अपना कह सकते हैं कि राजधानी टाइप बना दिया गया, और यहाँ गवर्नर नियुक्त कर दिए गए। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों का वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। तो वही कहते हैं ना कि मेन यहाँ पर है, छोटे छोटे हेडक्वार्टर यहाँ पर बना दिए गए जहाँ गवर्नर है। लेकिन ऐसा लगता है इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था, यानी यहाँ का शासन वैसे ही, मतलब चलेगा सब वैसे ही, बस सत्ता हमारी है, पावर हमारे नीचे है, ठीक है। वहाँ का काम जो था वो वैसे ही चलेगा, सब कुछ वैसे होगा, बस तुम मेरे अंडर में हो, ये मान के चलो। पाटलिपुत्र के अंडर में है ये एरिया। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों, नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है, ये महत्वपूर्ण है, जहाँ भी लिखा हो, कौटिल्य ने कहा है या अर्थशास्त्र में लिखा है, या मेगस्थनीज, इस समय मेगस्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, आप लोग नोट कर लो, साफ साफ नोट कर तो बेहतर रहेगा, आप नोट कर सकते हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, इंडिया से ही इंडिका बना है। मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इससे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो दो सोर्स हैं जहाँ से मौर्य साम्राज्य के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, एक अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, और एक इंडिका जो कि मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। आज भी जम्मू एंड कश्मीर के कंबल, कालीन बहुत फेमस है, और कर्नाटक तो सोने के लिए, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते। नजराना क्या होता है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे दे देते थे। और राजधानी में सम्राट को देखते हैं। अभी देखो, ये दो लिखा भी है, मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा
सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है क्योंकि हम PYQ लगा रहे हैं तो उसमें देखते हैं समकालीन बहुत पूछा जाता था। PYQ की सीरीज आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो रात को 10 बजे मंडे टू फ्राइडे आप जरूर ज्वाइन करें। सैटरडे सीसेट स्पेशल होता है, सीसेट कॉन्सेप्ट, सीसेट PYQ। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं, तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो हम हाईलाइट करेंगे। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। उन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, देखो। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते हैं, यानी महिलाएं भी उनकी सुरक्षा में तैनात थी, ऐसा कह सकते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो ये सब कहाँ लिखा है? मेगास्थनीज की इंडिका में, ठीक है। अब देखो ये सब इन्होंने लिखा है, इसकी बुक का नाम नहीं लिखा। लिखना चाहिए था ना NCERT में कि किस बुक में लिखा है। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में इन्होंने क्या लिखा वो भी देखते हैं। और ये क्वेश्चन आ सकता है सीधे कि ये चर्चा किसने की है, या ये चर्चा किस शहर के बारे में हुई है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, इसमें 570 बुर्ज, 64 द्वार है। मेन बात ये है कि यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, यानी इसने कहा है कि ये पटना जो है वो प्राचीर से घिरा है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों, चिड़ियों के लिए बने बसेरा से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर से क्यों चखते थे? सिंपल है, पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से क्यों है। अब मोहनजोदड़ो नहीं पता है तो चैप्टर 1 देख कर आइए तो समझ में आएगा मोहनजोदड़ो क्या था। सॉरी, चैप्टर 3। 1 में तो पूरा पाषाण काल था। तो मोहनजोदड़ो में क्या था और पाटलिपुत्र में क्या था, ये दोनों आप डिफरेंस कर ही लेंगे अगर पढ़ा होगा तो। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, तब भी स्वतंत्र थे, ये ध्यान रखो। जंगल में रहने वाले लोग, उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। अब आते हैं मेन कैरेक्टर, एंट्री होती है अशोका की। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वह पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। PYQ आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन आ चुका है, जो चैत्य थे उनका निर्माण बौद्ध काल में ही शुरू हुआ था। ये ऑप्शन गलत था क्योंकि चैत्य का निर्माण पहले भी हो रहा था। हाँ, प्रसिद्धि जो थी वो बौद्ध ने दिलवाई। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ज़्यादातर, क्योंकि उन्होंने खरोष्ठी, अरमाइक का भी प्रयोग किया है। तो ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि में, इस ज़्यादातर को आप हाईलाइट करेंगे। अब आता है अशोका ने कई युद्ध लड़े, ठीक है। कहा जाता है अपने कई भाइयों की भी हत्या की थी। लेकिन वह एक कलिंग युद्ध, जो कि इस समय उड़ीसा में है, वहाँ युद्ध लड़ने जाता है। युद्ध लड़ने के बाद पता नहीं क्या उसका हृदय परिवर्तन होता है और वह सब कुछ त्याग कर एक शांति प्रिय राजा बन जाता है। तभी वो इतना फेमस हो जाता है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख में 13 नंबर पे जो लाइन लिखी गई है वह कलिंग के बारे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में आ चुका है। 13 नंबर का अभिलेख जो है वह कलिंग के बारे में बताता है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने बात कही, राजा बनने की 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की।
लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। ये उसी अभिलेख में लिखा हुआ है। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दासों मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने परिजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने की का निश्चय किया। धम्म पालन, धम्म का मतलब धर्म से है। धर्म का मतलब कोई एक खास धर्म उसका नहीं था। ये नहीं था कि हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म या जैन धर्म। धम्म का एक अलग व्याख्या थी जो कि अभी हम पढ़ेंगे। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे पोते, मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि क्यों अशोका के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो उसमें एक यह भी लाइन हमें लिखनी होती है कि युद्ध ना किया जाए, ऐसा अशोक ने कहा था। और युद्ध ना करने का मतलब है आपके ऊपर, आपके आसपास के जो राजा हैं वो सब आक्रमण करके आपको हरा देंगे। क्योंकि अपनी सीमाओं पर रक्षा तभी हो सकती है जब युद्ध हो। ठीक है, जैसे हमारा प्यारा भारत, हम तो नहीं चाहते युद्ध, लेकिन हमारे पड़ोसी इतने अच्छे हैं कि हमें उकसाते रहते हैं कि भाई हमें मारो, हमें मारो। वहीं का तो वायरल हुआ था, हमें मारो। तो इस बार हमने ऑपरेशन सिंदूर से दिखा दिया कि बेटा बाप बाप होता है। तो कई बार युद्ध जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, तभी हर देवता के हाथ में हमारे एक आशीर्वाद है तो दूसरे में हथियार है। क्योंकि दुनिया प्यार से भी चलती है और मार से भी चलती है। दोनों चीज़ें ज़रूरी है। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। धम्म संस्कृत सब धर्म का प्राकृत होता है। तो यही है कि कुछ हुआ होगा, हृदय परिवर्तन भारत में होते रहे हैं, कई लोगों के हुए हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अभी हमने देखा, चित्र में भी देखा था, मानचित्र में। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा, खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अशोका ने अपने कई भाइयों को मौत के घाट उतार कर फिर गद्दी पाई थी। क्या ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा किया था वह इतना खून खराबा और इतने युद्ध किए, वो सब भी, उसके बाद कलिंग में ऐसा क्या था कि उसका इतना हृदय परिवर्तन हो गया। ये भी एक सोचने वाली बात है। ये क्या है? तो उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखिए। यह बिहार के रमपुरवा, अभी हमने पीछे बताया था, रमपुरवा मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। अब देखते हैं अशोक का धम्म क्या था। अभी मैंने बोला था कि धम्म वो धम्म नहीं है जो हमारा लोग का हिंदू धर्म और इनका धम्म अलग था। पढ़ते हैं। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। मेन बात, ये स्टेटमेंट सीधे बनाएंगे कि अशोक के धम्म में बुद्ध की पूजा की जाती थी और बुद्ध को माना जाता था, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि साफ साफ लिखा है कि अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। भी पे भी ध्यान रखना। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे। उन्होंने जो अभिलेख में बातें लिखी हैं उसमें ये भी बात लिखी है कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सभी धर्म को मानने वालों का आदर करना चाहिए। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग रहते थे। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी तो उसने ये भी लिखवाया कि भाई जानवरों की बलि ना चढ़ाओ। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था।
इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के एक अधिकारी, ये सीधे सीधे पूछा जाता है अधिकारियों के नाम, धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते। पहला आपको क्या ध्यान रखना है, धम्म महामात्र किससे संबंधित है, गुप्त काल, मौर्य काल, तो मौर्य काल से संबंधित है। दूसरा याद रखना, धम्म महामात्र किस व्यक्ति से संबंधित है, अशोका के समय थे, अशोक से संबंधित है। फिर याद रखना है धम्म महामात्र कौन थे, ऐसे अधिकारी थे जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे, भाई झूठ मत बोलो, सब लोग शांति से रहो, दूसरे धर्मों का आदर करो, बलि ना दो, किसी को परेशान ना करो, जानवरों पर भी दया करो, सब कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं 4 दिन पहले एक व्यक्ति ने कुछ कहा था, याद है, आप कह दोगे नहीं, कितना याद रखते हैं। तो ऐसे धम्म महामात्र जाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोग फिर भूल जाएंगे। तो उसने कहा कुछ नहीं, गांव है तो वहाँ एक अभिलेख लिखवा दो, पत्थर लगाओ, लिखा दो, जो निकलेंगे देखेंगे। जैसे आजकल बैनर लगवाए जाते हैं, निकलोगे पढ़ोगे, फिर निकलोगे फिर पढ़ोगे, फिर निकलोगे फिर पढ़ोगे, तो वो याद रहेगा। सेम यहाँ अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते, जो पढ़ नहीं सकते उन्हें पढ़कर सुनाएं। और पत्थर था तो ऐसा भी नहीं पानी में गल जाएगा, भीग जाएगा, फट जाएगा। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, इम्पोर्टेंट है, सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे। पृष्ठ संख्या 76-77 पर दिए गए मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। तो ये आप देख लीजिए मैप में। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की, सिर्फ मनुष्यों की नहीं, जानवरों की। अभी मैंने बताया भी था कि बलि ना दो, वो सब भी कहा कि जानवरों से भी प्रेम करो। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, आप संदेश देखते हैं उसने क्या क्या संदेश दिए, ये आप नोट कर लीजिए। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मण श्रमणों को दान देना। तो यहाँ ये भी चीज थी, ब्राह्मण और श्रमणों को ध्यान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। देखो, उसने ये भी कहा कि सिर्फ दूसरों के धर्म की निंदा करना ही नहीं, अपने धर्म की प्रशंसा करना भी गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई या दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये भी उन्होंने कहा। ये सीधे सीधे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं और लिखा होगा ऊपर कि अशोक ने इनमें से क्या अभिलेख में खुदवाया था या क्या लिख पाया था। नीचे ये 4-5 लाइन होगी, 1 तो 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6 खेल हो जाएगा। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो ये चीज़ें लिखी थी इसके बारे में कहा कि आज भी प्रासंगिक है, सीधी भाषा में बोले तो सही बात है। आज भी इन चीज़ों का कहीं ना कहीं महत्व है कि दूसरे धर्म की निंदा ना करो, अपने धर्म की ऐसी बातें ना फैलाओ जो गलत हैं। मतलब सब कुछ साथ में रहकर चलो, वही जो हमारे संविधान में 1976 में वर्ड डाला गया, सेकुलर। ठीक है। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताएं जो आज भी प्रासंगिक है। लगभग सभी प्रासंगिक है। पशु बलि मत दो, मतलब पशुओं की हत्या ना करो, सिंपल सी बात है। हमारे यहाँ तो पशु भी क्राइटेरियम में आते हैं कि इन पशुओं को मारो, इन पशुओं को ना मारो, ये पशुओं को मारोगे तब क्या पाप लगेगा इनको। मतलब
अलग ही दुनिया चल रही है भाई, ये क्या है। अब आते हैं कुछ चीज़ें। आरंभिक ब्राह्मी लिपि ऐसी थी। कई बार आप आ को ऐसे बना हुआ देखेंगे। रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस आप पढ़ते होंगे तुलसीदास की, तो वहाँ कभी कभी ऐसा वर्ड मिल जाता होगा। ठीक है। देवनागरी में हम ऐसे लिखते हैं, बांग्ला में ऐसे लिखा जाता है, मलयालम में ऐसे, तमिल में ऐसे। तो ये आ लिखने का तरीका है, छोटा आ। अलग अलग लिपि में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। इस समय जब अशोक थे तब कहीं और कुछ चल रहा था क्या, वो भी पढ़ लेते हैं। मौर्य समाज के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। आप समझ सकते हैं चीन की दीवार कितनी पुरानी है, जब अशोका हुआ करते थे उससे भी पुरानी। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। मतलब क्यों बनाई गई थी, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ पशुपालक लोग अपने जानवर चराने ले आते थे, इस वजह से पूरी दीवार खड़ी कर दी गई, क्योंकि इतनी मजबूत थी, जो कि आज तक खड़ी हुई है। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। मतलब कितने साल तक निर्माण चला, 2000 साल तक तो निर्माण होता रहा। मतलब हर व्यक्ति आया, उसे निर्माण ही कराना था। फिर उनके लड़के आए, निर्माण कराओ, उनके लड़के आए, निर्माण कराओ। हमारे यहाँ तो अब तक आते लोग कहते ऐसा है, इसको तोड़वाओ, कुछ और बनवाओ। मतलब क्या कंटिन्यूटी है। एक व्यक्ति अब ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 100 साल जिया होगा कोई व्यक्ति, कितने लोगों ने इसका निर्माण कराया 2000 साल तक। उफ। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी, मतलब दीवार नहीं है पूरी, ऐसे है। इसके ऊपर चलो आराम से, देखो ना कितनी चौड़ी है। और यहाँ आराम से बैठ के चाय नाश्ता करो, कितना मज़ा आएगा। कौन कौन जा रहा है चाय नाश्ता करना। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों का काम करना पड़ा। 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने। मतलब क्या ही रुपया लगा होगा। मतलब इतना तो कोई विदेशी आक्रमण हो रहा तो आदमी नहीं लगाएगा, ये पशुपालकों की वजह से लगा दिए। पड़ोसी देशों पर अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था। कल्पना करो, तुम कलिंग में रहती हो, तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े हैं। अभी अभी अशोक के दूत धम्म के नए विचारों को लेकर आए हैं। आप अपने माता पिता संदेशवाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करें। तो हर व्यक्ति कहता है युद्ध जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब जीवन पे आ जाए तो युद्ध भी जरूरी होते हैं। ठीक है। अब तो हमारे भारत के लिए बुद्ध भी जरूरी है और युद्ध भी जरूरी है, क्योंकि हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बिना युद्ध के काम ही नहीं चल सकता। महत्वपूर्ण तिथि है तो मौर्य समाज की शुरुआत 2300 साल पहले हुई, यही थी बस। एक पेज और है इसमें, ये भी पढ़ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ, क्योंकि ये अलग से चैप्टर नहीं है, आप देखेंगे तो आगे एक पेज है ये। ठीक है। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है। अशोक के बाद कई राजा आए, दशरथ, वृत्रथ। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। जब एक बड़ा राज्य टूटता है तो छोटे छोटे कई राज्य बन जाते हैं। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। कहाँ पर, जो आप अपना कहें अगर तो ये वाला पूरा इधर वाला एरिया है, पाकिस्तान की तरफ, राजस्थान, पंजाब, इधर वाला। यहाँ कौन था, हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर उत्तर तथा पश्चिम भारत पर एक शक नामक दूसरा कौन आया, शक आया। क्रोनोलॉजी समझिए। मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजित नहीं हुई। तो ये ध्यान रखो, शक शासकों को किसने पराजित किया, गुप्त शासकों ने। तो यहाँ मौर्य साम्राज्य था, पटना उत्तर प्रदेश की तरफ। उसके बाद अगर बड़ा कोई साम्राज्य आया तो गुप्त साम्राज्य आया। ठीक है। बाकी उससे पहले छुटपुट लोग थे। शकों के बाद कुषाण आए। कुषाण जिसमें कनिष्क है, जिसने चौथी बौद्ध संगति करवाई थी। कुषाण जो है उसमें कनिष्क है, कनिष्क कश्मीर से रिलेट करेगा।
हालांकि इसकी राजधानी एक मथुरा भी थी और दूसरी पेशावर थी, यानी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने काफ़ी चीज़ें की हैं। ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अध्याय 9 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। है देखो, अध्याय 9 में 6th 7th 8th थोड़ा सा बस नॉलेज करने के लिए है। 9th से अच्छी कहानी शुरू होगी। हम 6th पढ़ रहे हैं, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री है। 7th में मिडिवल पढ़ेंगे, 8th में मॉडर्न पढ़ेंगे। 9th से फिर कहानी और ज़्यादा विस्तृत रूप से अच्छी समझ में आएगी। अगर आप बने रहेंगे तो क्लासेस चलती रहेंगी। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग, कौन था? मौर्य सेना नायक। इसी ने क्या किया, लास्ट वाले राजा को निपटा दिया कि भाई तुम चलो, अब हो गया तुम्हारा काम। कमजोर को सभी निपटा देते कि भाई निकलो, अब तुम हो गया, अब मैं राजा हूँ। तो इसने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्ण आए। फिर वही बात, जब शुंग का कोई राजा कमजोर वाला आया तो उनसे कर्ण ने कहा कैसा है, तुम निकलो, तुम्हारा भी काम हो गया। तक कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक 1700 साल पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना नहीं होगी। ये सब गुप्त साम्राज्य के समय की कहानी है। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शक का शासन था। पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन। ये महाराष्ट्र की कहानी कह सकते हैं। महाराष्ट्र इस समय जहाँ पर है वहाँ सातवाहन शासकों ने कई चैत्य विहार और बहुत से मंदिर भी बनवाए। तो सातवाहन शासक एक बहुत बढ़िया स्थिति। इनके बाद इक्ष्वाकु वंश आया सातवाहन के बाद, फिर वो राष्ट्रकूट वाकटक और वो सब चालुक्य वगैरह, इनके कई युद्ध हुए। 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 साल तक टिका रहा। 1700 साल पहले वाकटक वंश शासन में आया, जैसे मैंने बोला। हालांकि इससे पहले इक्ष्वाकु वंश भी यहाँ पर आ चुका था। तो सातवाहन, इक्ष्वाकु, वाकटक, फिर राष्ट्रकूट, चालुक्य, वो सब आएंगे। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व चोल, चेर, पांड्य थे। अगर इसको ऐसे बना ले भारत को, तो इधर थे चेर, इधर थे चोल और बीच में थे यहाँ पर तमिलनाडु की जगह पांड्य। तो ये तीन लोग यहाँ पर बने रहे जब तक ये पल्लव बात को नहीं आया। इनको हटाने के बाद 1500 साल पहले पल्लव और चालुक्य आए, यानी चालुक्य यहाँ पर आ गए और पल्लव यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो ये आप क्रोनोलॉजी यहाँ से बस लिख लीजिए कि कौन साम्राज्य, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। कई बार ये क्रोनोलॉजी बहुत काम की हो जाती है। बाकी 9th में तो हम पढ़ेंगे ही विस्तार से। इसके अलावा और भी कई राज्य राजा थे, इनके बारे में हमें सिक्कों, पांडुलिपियों, पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिसे स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। कृषि का प्रसार होता था, शहरों का विकास हो रहा था, उद्योग व्यापार में प्रगति हो रही थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया उपयोग, मतलब सभी जगह ठीक है, बाहरों से मंदिर स्तूप सब बन रहे थे, किताबें लिखी जा रही थी। ठीक है, ये सब काम हो रहे थे। ये सातवाहन शासकों ने सिक्का चलाया था, शक शासकों ने सिक्का चलाया था, कुषाण शासकों ने सिक्का चलाया था, हिंद यवन शासकों ने सिक्का चलाया था। सोने के सिक्के चलाए गए, शीशे के सिक्के चलाए गए। सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के किसने चलाए, सोने के सबसे बढ़िया सिक्के किसने चलाए, ये सब कहानी हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आप अगर बने रहेंगे तो बहुत मज़ा आता रहेगा आपको और हमको भी। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहे वोहे की बातें होंगी और भी बहुत। यहाँ से भी यूपीएससी सीधे क्वेश्चन पूछता है कि लोहे का प्रथम उपयोग, प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहा था? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप प्रीवियस क्लासेस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। बाकी ये कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।